काफ़ी जो है बेहतरीन लिखने वाले, कहानी कहने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये समूह और जो है वो रिच होता जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो आज जैसे कि हरीश जी से बात भी हुई और हुस्न जी से भी मेरी बात हुई, तो आज जो है हरीश राय जी और हुस्न तबस्सुम निहा जी जो हैं, ये दोनों कथाकार नामचीन जो है कहानी कहने वाले हैं और लिखने वाले हैं, तो इनसे हमें कहानी सुनने को मिलेगी। तो कहानी सुने इससे पहले इन दोनों का संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सामने जो है रखना चाहूँगी। हरीश राय जी जो हैं हिंदी कथाकारों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हरीश राय पिछले 3 दशकों से जो है कहानी लेखन में सक्रिय हैं। आप अपने समय के जीवन यथार्थ और गहरे मानवीय सरोकारों के साथ दर्ज करते हैं सहजता और सादगी इनकी रचनाओं की खास पहचान है। जैसे मैंने भी कुछ जो है ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, इसमें लगा कि बहुत जो है कंटेम्परेरी है, आज के समय की बात कर रहे हैं आप और वो चीज़ें लिख रहे हैं जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि आज आस-पास हम अपने जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपके लेखन में उसकी झलक हमें मिलती है। और आपकी प्रकाशित जो कृतियाँ हैं, 5 उपन्यास जिसमें शामिल हैं, नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल, दहन और माटी राग, धूप और इसके अलावा आग कहानी संकलन, बर्फ होती नदी, इधर भी सहारा क्षमा कीजिएगा, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, महफ़िल व कलम ये प्रकाशित हो चुके हैं। और हरीश राय जी को भीष्म साहनी, सादगी का सौंदर्य शास्त्र व कथा कहानी एक नाम से 2 किताबों का उन्होंने संपादन भी किया है, इनको एडिट भी किया है। इनकी अन्य कृतियाँ जो प्रकाशित हो चुकी हैं, वो हैं समय की कथा, शिक्षा, भाषा, औपनिवेशिक दास्ता, कथा एक यात्रा, कथा सानिध्य व कहानी, ये प्रकाशित हो चुकी हैं ये भी। और विभाजन की विभीषिका और भारतीय कथा साहित्य नाम की किताब अभी हाल में ही इनकी जो है, इसका प्रकाशन हुआ है। और हिंदी के प्रतिनिधि कथा संग्रहों में इनकी अन्य कहानियाँ भी शामिल हैं। इसमें आपकी कहानियाँ जो है वो उर्दू, तेलुगु, ओड़िया, गुजराती, पंजाबी इन भाषाओं में इनका अनुवादन भी हो चुका है। जब मैंने यहाँ पे उर्दू का ज़िक्र देखा तो फिर हम हमेशा हम अपना पर्सनल चीज़ ढूँढते हैं क्योंकि हमारी जो किताब भर में उर्दू का संग्रह काफ़ी कम है। तो फिर मुझे ये भी लगा कि आप कहानियाँ भी हम लेंगे वहाँ पे जो उर्दू में भी हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो भी उसमें से पढ़कर उसका आनंद ले सकेंगे। और अब जो हम बात करेंगे हुस्न तबस्सुम निहा जी की। जब मैंने ये नाम सुना तो हमारे क्लास में एक 5 साल की बच्ची है हमारे स्कूल में, उसका नाम नेहा है, तो मुझे उसका चेहरा सबसे पहले आया। तो वो वही मासूमियत और वही विद्रोह जो है आपकी कहानियों में भी है, जो आपके रिव्यूज़ मैंने देखे कि जो आप स्त्रियों की बात कर रही हैं, आगे जो है आपके लेखन में जो धार है और जैसे आपकी जो जीवनी, जो लेखक रोशन ज़मीर जी ने लिखी है, जिसमें सबसे पहले जब मैंने जो है गूगल में सर्च किया उसमें यही आया कि हुस्न तबस्सुम नेहा की रचनाओं में विद्रोह के स्वर, ये सबसे जो है गहरी छाप जो है मुझे लगी और सबसे पहले मुझे यही दिखा ये चीज़। और आपका जो है जन्म जो है वो बहराइच ज़िले से आपका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के और वहाँ नानपारा से आप हैं और आपकी कृतियाँ जो हैं उनमें मौसम भर याद जो कविता संग्रह है ये, चाँद ब-चाँद, वादियाँ, तो नूर ज़हीर जी भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं, आपका स्वागत है। आपका क्योंकि नूर ज़हीर जी को आप सब जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और जैसे हर सेशन दर सेशन जो है, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा हमें जानने को मिल रहा है। तो इस सेशन में भी हम और जानेंगे, तो ये हमारे लिए मतलब मैंने कुछ फिर से सर्च भी किया क्योंकि आज मुझे करना था, तो कई और चीज़ें भी मुझे इंटरेस्टिंग आपके बारे में पता चली और बहुत अच्छा लगा और आप हमारे यहाँ भी आ चुकी हैं, तो मुझे इससे भी और अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रही थी हुस्न तबस्सुम नेहा जी की, तो इनकी कहानी संग्रह में नीले पंखों वाली लड़कियाँ, नरगिस फिर नहीं आएगी, सुनैना, सुनो ना, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। इसके अलावा उपन्यास भी हैं, फिरोज़ी आँधियाँ,
विश्व सुंदरी उर्फ सूरजबाई का तमाशा, कामनाओं के नशेमन और एक शोध पुस्तक भी छप चुकी है, धार्मिक सह-अस्तित्व और सूफ़ीवाद पर। और आपने कुछ किताबों का संपादन भी किया है, जिसमें शामिल हैं आदिवासी विमर्श के विभिन्न आयाम, कविताओं में राष्ट्रपिता, अम्बेडकरवाद, दिशा एवं दृष्टि। इसके अलावा आपका साहित्य में मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे पर जो शोध हुआ, इसमें भी आपका विशेष संदर्भ है। और आपकी एक संप्रति आप एक संस्था भी चलाती हैं जिसका नाम है, आप इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, रियल यूटोपिया गार्डन फाउंडेशन, जो महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष तौर पर काम करती है। और आप भी कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें खास जो है वो है समाज रत्न पुरस्कार, सरस्वती साहित्य सम्मान, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान, स्वर्गीय हरि ठाकुर स्मृति सम्मान। इसके अलावा भी एक लंबी फ़हरिस्त है। हम धीरे-धीरे, जैसे मैं कह रही थी कि एक एक बहुत, क्योंकि एक एक ना, जैसे अब जैसे नूर ज़हीर जी आई तो हमें लगा कि अपना कोई आ गया, तो एक एक इसी तरह का कनेक्शन बन रहा है, तो धीरे-धीरे हम बातचीत में एक-दूसरे के बारे में और जानेंगे। तो अब जी। आपकी इजाज़त से हम जो है कहानियों की शुरुआत करते हैं। तो पहले हरीश जी, आप पहले अपनी कहानी हमें सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सहजीवन फाउंडेशन के सुधीर जी का तहे दिल से आभार। एक अरसे बाद मतलब काफ़ी लंबे समय बाद नूर ज़हीर जी को देख करके मुझे बेहद खुशी हुई। नूर ज़हीर से मेरी एक गुजारिश भी है, वो मैं चाहता हूँ कहानी से पहले ही मैं कर दूँ। मैडम कॉमरेड की हम लोग उद्भावना का एक ईरान विशेषांक निकाल रहे हैं। यदि आप इसमें कुछ सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सड़क के कोने में पहले वाले प्लॉट को छोड़कर दूसरे प्लॉट में विजय पटनी ने एक बड़ा सा घर बनाया, जिसे वे बंगला कहते हैं। नौकरी से रिटायर हो चुके थे, और जब वे नौकरी में थे तभी से उन्होंने एक न्यारा बंगला बनाने का सपना देखा था, और रिटायर होने से पहले उनका ये बंगला बनकर तैयार हो गया था। बंगले के सामने उन्होंने इतनी खूबसूरती से हरी घास लगाई हुई थी जैसी दिखाई देती थी। इस घास के चारों ओर उन्होंने लिली, चमेली, कुमुदनी, गुलाब जैसे खुशबूदार फूल लगाए हुए थे। इन फूलों के देखभाल वे खुद करते थे। रोज सुबह शाम इस घास पर आराम कुर्सी पर बैठकर खुले आकाश को निहारा करते थे और अपने होने को महसूस किया करते थे। अपने बंगले के स्टील और लकड़ी का बना हुआ एक आलीशान गेट था, जिस पर 2 कुत्तों की तस्वीरें थी, जिसके नीचे लिखा था, कुत्तों से सावधान, पास से देखने पर वे कुत्ते नहीं भेड़िए दिखाई देते थे। रिटायरमेंट से पहले उनके जो दोस्त बने, वे रिटायरमेंट के फौरन बाद ही लापता हो गए। अपने रिश्तेदारों से भी धीरे-धीरे उनकी दूरियां बढ़ गई, पर उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उनके यार दोस्त नाते रिश्तेदार में से उनकी कोई खोज खबर नहीं लेते। उन्होंने भी किसी की कोई खोज खबर लेनी बंद कर दी। अपने इस बंगले में वे अपनी बीवी और अपने 2 कुत्तों के साथ आराम से रहने लगे थे। बेटे-बेटियों ने अपनी गृहस्थी अलग बसा रखी थी, और कभी-कभार उनके घरों से बच्चों की या स्त्रियों की आवाज़ें आने लगती थी, तो आस-पास के रहने वालों को पता चलता था कि इनके बेटे या बेटी अपने परिवार सहित आए हुए हैं। कॉलोनी में किसी ने विजय पटनी की बातचीत नहीं होती थी। किसी से विजय पटनी की बातचीत नहीं होती थी, सिवाय कमल कुमार के। कमल कुमार उनके बंगले के 5-6 घर छोड़कर रहते थे, और उन्हें रोज सुबह बाग में सैर करते वक्त मिल जाया करते। 70 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी, लेकिन वे अपने चेहरे मोहरे पर इतनी उम्र के नहीं दिखाई देते थे। वे एकदम फिट लगते थे। बेहद थका देने वाली 40 साल तक नौकरी करने के बाद वे आराम की जिंदगी बिताना चाहते थे, और अपने आराम में उन्हें किसी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं था। रोज सुबह शाम हाथ में छोटी छड़ी लेकर कॉलोनी के बाग में तेज-तेज चलते, पार्क में योग और प्राणायाम करते, लोगों को गुड मॉर्निंग या राम राम का जवाब वे जय हिंद से देते। करीब 30 साल पहले जब इस कॉलोनी में प्लॉट बेचे जा रहे थे, उस समय उन्होंने गार्डन के ठीक सामने वाला ये प्लॉट लिया था, जिससे कि उनके घर के सामने दूसरा कोई मकान नहीं बन सकेगा, और उनके घर के सामने हमेशा खुला आकाश और खुली हवा रहेगी। ऐसा ही हुआ।
शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर थे। उस समय लोग इतनी दूर आने के लिए तैयार न थे। वे जानते थे कि कुछ साल में ही शहर बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा ही हुआ। शहर बहुत तेजी से बढ़ा, इतना बड़ा कि किसी ज़माने में दूर कहीं जाने वाले यह कॉलोनी शहर के बीचों-बीच आ गई। इस कॉलोनी के पास ही 5 स्टार होटल, मॉल, कई कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिस खुल गए। उनके घर के सामने के बाग को भी नगर पालिका ने अच्छी तरह से बना दिया। उसमें कई बेंचें, पेड़, झूले और फूलों के पौधे भी लगवा दिए। बाग में एक माली रोज सुबह पौधों को पानी देने के लिए भी आने लगा। इस बाग में विजय पत्नी सुबह शाम टहला करते थे। बाग में उन्हें रोज कमल कुमार मिल जाते और कमल कुमार की गुड मॉर्निंग का जवाब वे जय हिंद से देते। इससे ज्यादा वे बात नहीं करते। जब उनकी सैर पूरी हो जाती तो पार्क के एक कोने में बैठकर प्राणायाम करते, बाद में छड़ी उठाकर अपने घर चले जाते। बड़े आराम से उनकी जिंदगी चल रही थी और वे ऐसे ही आराम की जिंदगी चाहते थे। लेकिन उनके आराम और सुकूनदायक की जिंदगी में एकाएक खलल आ गया, और यह खलल बहुत बड़ा खलल था। दरअसल उनके पड़ोस वाले प्लॉट में एक मकान बनना शुरू हो गया। मकान पड़ोस में बन रहा था, पर परेशानी विनीत पत्नी को हो गई। पड़ोस में बन रहे मकान से उनके अपने मकान का करार जाता रहा, अपने मन का करार जाता रहा। उन्हें लगने लगा कि इस मकान से उनके बेडरूम में आने वाली हवा और धूप रुक जाएगी। वहां दिन में भी घुप अंधेरा छाया रहेगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, उनके बंगले के सामने सीमेंट, लोहा, रेता, बालू और न जाने क्या क्या पड़ा रहता था, जिससे उनके बंगले की सारी शोभा खत्म हो गई। अगले रोज जब वे सुबह अपने बंगले से बाग की सैर के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि लोहे का सरिया इस तरह रखा हुआ था कि कुछ हिस्सा उनके बंगले के गेट के सामने आ गया। ठेकेदार ने रात में ही लोहे का सरिया रख दिया था। लोहे के सरिया को देखकर उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने कूदकर सरिया को पार किया और बाग में आ गए। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शिखर पर थी, लेकिन अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए विजय पत्नी जैकेट, मफलर, टोपी, दास्ताने पहने बाग में जरूर आए। उस दिन जब वे बाग में आए तो कोई ना था। वे जैकेट की जेब में हाथ डाले सैर करने लगे। डायबिटीज के मरीज थे, इसलिए सैर उनके लिए जरूरी थी। उनका कद लंबा और चेहरे का रंग गोरा था। बाग में सूरज की रोशनी बाग के एक हिस्से में पड़ रही थी। बाग में उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमल कुमार उन्हें दूर से आते दिखाई दिए। कमल कुमार उनसे करीब 10 साल छोटे थे और इसी कॉलोनी में 2 कमरे का घर लेकर रहते थे। पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। चाहते थे वे भी इस कॉलोनी में कोई छोटा सा घर खरीद ले, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे घर खरीद सके। इसलिए उनका अपना घर कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। रोज स्कूल में आने जाने में बहुत वक्त लग जाता था, इसलिए एक घर की परछत्ती में बने 2 कमरे किराए पर लेकर रहते थे। कमल कुमार अक्सर उनसे देश दुनिया की बातें करते। कभी उन्हें बताते कि किस तरह देश के करोड़ों लोगों को केवल एक समय का खाना ही नसीब हो रहा है। किस तरह बंगाल के नौजवान इस शहर में रोजी रोटी कमा रहे हैं। किस तरह देश में कुबेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरह देश का आम आदमी साफ हवा और साफ पानी के लिए तरस रहा है। पर विजय पत्नी उनकी इन बातों को सुनते, लेकिन कोई राय नहीं देते, हमेशा चुप रहते। विनीत पत्नी उनके पास आने का इंतजार करने लगे थे। जो ही कमल कुमार उनके पास आए, उन्होंने जय हिंद कहकर उनका अभिवादन किया। कमल कुमार मझले कद वाले थे। उन्होंने भी सर्दी से बचने के लिए शॉल ओढ़ रखी थी। और विनीत जी, क्या हाल है? कमल कुमार ने नमस्कार कहते हुए उनसे हाथ मिलाया। सब ठीक है, आप बताएं। ये पानी आ चुका है और माली का पता नहीं है। कमल कुमार ने बाग के घास में फैले पानी के पाइप को देखते हुए कहा। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक पानी आता था और बाग में लगे नल से माली लंबे पाइप के सहारे पूरे बाग में पानी का छिड़काव करता था। ये लोग अपने मन की करते हैं, किसी की सुनते नहीं। किसी को तकलीफ हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीत पत्नी के जहन में उनके घर के दरवाजे के सामने रखा हुआ लोहे का सरिया गूंज रहा था। नहीं, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। आंख खुलने में देर हो गई होगी, आ जाएगा, कमल कुमार ने कहा। एक आश्वस्ति का भाव था उनके चेहरे पर उसका तो काम है, उसे तो टाइम से आना चाहिए। विनीत पत्नी के स्वर में थोड़ा गुस्सा सा था। वे समय के पाबंद रहते थे, इसलिए सर्दी हो या गर्मी या बरसात ही क्यों ना हो, उनकी सैर का समय ज्यों का त्यों था। हल्की बूंदाबांदी में भी वे छाता लेकर बाग में आते थे।
वो भी क्या करे, नगर निगम ने माली भी तो सुबह 1 घंटे के लिए रखा हुआ है, उसके बाद तो वह डिलीवरी का काम करता है, रात को हो गई होगी देर, आ जाएगा, कमल कुमार ने इत्मीनान से कहा। लेकिन विनीत पटनी को बाग के माली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो अपने बंगले के सामने रखे रेत सीमेंट से परेशान थे। वे सोचकर आए थे कि इस परेशानी का जिक्र कमल कुमार से करेंगे। वे अपनी बात कहने ही वाले थे कि कमल कुमार ने कहा, 1 मिनट, कहकर वे जहां पानी का पाइप रखा था उस तरफ जाने के लिए मुड़े। विनीत पटनी उन्हें हैरानी से जाते देखते रहे और अपनी आवाज ऊंची करके पूछा, क्या हुआ, कहाँ चल दिए? कहीं नहीं, पानी आ गया है, मैं जरा पानी के पाइप को नल पर लगा के आता हूँ, कमल कुमार ने कहा। कमल कुमार चलने के रास्ते को छोड़कर हरी घास पर लगभग दौड़ते हुए गए। अपनी शाल को उतारकर पास रखी अपनी शाल को उतारकर पास रखी बेंच पर रखा और वहां रखे पाइप को नल से लगाकर पूरे बाग में पानी का छिड़काव खुद ही करने लगे। इस तरह पानी का छिड़काव करते देख विनीत ने कहा, अरे बहुत ठंडा पानी है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो माली का काम है। कोई बात नहीं, माली करे या मैं करूं, बात तो एक ही है, बाग की घास को पानी मिलना चाहिए। पानी ना मिले तो बाग में हरियाली खत्म हो जाएगी। बाग को तो हरा भरा रखना भी तुम्हारा काम है। विनीत पटनी मन मार कर रह गए और चुपचाप टहलते हुए कमल कुमार के पाइप से बाग में पानी का छिड़काव करते देखते रहे। वे पानी का छिड़काव बाग में तब तक करते रहे जब तक नल में पानी आता रहा। आधा घंटे बाद जब पानी आना बंद हो गया तो कमल कुमार ने पानी के पाइप को समेटकर एक कोने में रख दिया और उनके साथ टहलने लगे। आज तो आपने माली का ही काम कर दिया, उन्हें अपने साथ देख विनीत पटनी ने कहा। अपना ही गार्डन है, पानी मिलता रहेगा तो गार्डन हरा भरा रहेगा। उनकी आवाज में एक संतोष था। हाँ वो तो है, पर आपको पता है कि मेरे घर के पड़ोस में नया मकान बन रहा है? हाँ पता है, कमल कुमार ने बेफिक्री से कहा। मेरे घर के सामने ईंट, रोड़े, पत्थर, सीमेंट, बदरपुर लोहा पड़ा रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब जब मकान बनेगा तो ईंट, पत्थर, रोड़ा तो आएंगे ही, आप थोड़ा कॉर्पोरेट करें, कमल कुमार ने समझाने के अंदाज में कहा। पर कितना कॉर्पोरेट करूं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। विजय पटनी की खिन्नता जाहिर हो रही थी। थोड़े दिनों की ही बात है, कहकर विजय कुमार बाग के गेट की ओर जाने लगे। उन्हें स्कूल जल्दी पहुंचना था। उन्हें बाग से बाहर जाता देख विजय पटनी ने आवाज देकर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? आज मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है, कल बात करूंगा। आप चिंता ना करें, कुछ दिनों बाद ये परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी, कमल कुमार ने उन्हें कहा और बाग से बाहर चले गए। लेकिन विजय पटनी की परेशानी दूर नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई, बल्कि कई गुना बढ़ गई। उसी दिन शाम उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने शकील नाम का एक आदमी ने सब्जी का ठेला लगा लिया था। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। इसकी वजह से उनके बंगले की सुंदरता खत्म हो रही थी। उस दिन उन्होंने सब्जी वाले से पूछा, तुमने ये ठेला यहाँ क्यों लगाया है? आप लोगों के लिए साहब, अब ताजी सब्जियां आप मिल जाया करेंगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही लाकर दे दिया करूंगा, उसने कहा। ठेले वाले से यह जवाब सुनकर उन्हें गुस्सा आया। इसकी चालाकी देखो, खुद यहाँ आकर धंधा कर रहा है और कह रहा है हम लोगों के लिए ठेला लगाया है। हम लोग गए थे इसके पास कहने के तुम यहाँ आकर सब्जियां बेचो, पर यहाँ तुम्हें ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सड़क तो सबकी है साहब, इसमें इजाजत की क्या बात? उसने कहा। सुनकर जल भुन गए विनीत पर। यहाँ मेरी कार खड़ी होती है, तुम मेरे घर के सामने अपना ये ठेला नहीं लगा सकते, हटाओ यहाँ से इसे। उसके अंदर सेना का पद बोल रहा था। शकील ने घूर कर उन्हें देखा और अपने ठेले को थोड़ा आगे कर दिया, जिससे कि उनकी कार अपनी जगह पर खड़ी हो सके। कहने को तो शकील ने अपना ठेला आगे खिसका लिया था, पर उसका ठेला अभी भी उनके बंगले के सामने ही था। उस दिन वे मन ही मन कुटते अपने घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह उन्होंने अपने घर के सामने जो नजारा देखा, उनकी हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि उस ठेले के पास वाली बिल्डिंग में काम करने वाले 8-10 मजदूर उनकी कार का सहारा लेकर खड़े हैं। उन सब ने मोटे-मोटे काले जूते पहन रखे थे। सर्दी में भी केवल एक कमीज और उस पर पीले रंग की जैकेट थी, जो ठेकेदार ने दी थी। सर पर पीले रंग का हेलमेट था। उन सब मजदूरों ने केले खाने के बाद केले के छिलके उनके घर के सामने फेंक दिए और उन छिलकों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। यह उनके लिए असहनीय था। इस नजारे को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन किया और आनन फानन में पुलिस के 2 सिपाही अपनी बाइक से उनके घर आ गए। देखिए ये लोग इस इलाके को कितना गंदा कर रहे हैं, आप हटवाइए ही नहीं।
उन्होंने पुलिस के सिपाही को घुड़कते हुए कहा। पुलिस का वह सिपाही उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके मन में विचार आया कि गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके 2 पैसे कमा रहा है, तो इन्हें क्या तकलीफ है। इन पुलिस वालों ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये कहते हुए चले गए, अरे अंकल, कमाने दो इन लोगों को भी अपनी रोजी रोटी। पुलिस के एक अजनबी से सिपाही द्वारा उनके हुक्म की उदूली करना उनकी बर्दाश्त से बाहर था। ये उनकी बेइज्जती थी और इस बेइज्जती को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन यही बात सुबह की सैर के समय कमल कुमार से कही तो उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है, केले के छिलके सड़क साफ करने वाले ले जाएंगे। कैसी बात करते हैं आप, मेरे घर के सामने मक्खियां भिनभिना रही हैं, सारा दिन गंदगी रहती है। कोई हमेशा थोड़े ही भिनभिनाती रहेंगी, थोड़ी ही देर की बात है, दिन में सड़क साफ हो जाएगी। पर वे मक्खियां घरों के अंदर आकर गंदगी फैलाती हैं, तो दरवाजे बंद रखा करो, कमल कुमार ने सलाह दी। अजीब बात करते हैं आप, दरवाजे बंद रखेंगे तो ताजी हवा कैसे आएगी। उनके स्वर में नाराजगी थी। अरे विनीत जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर केले खाते तो खाने दीजिए, कमल कुमार ने कहा। उस दिन विनीत पटनी बेहद गुस्से में सुबह की सैर से वापस आए। उनके जीवन में रह कर यह बात आती कि क्या उन्होंने इसलिए अपना आलीशान बंगला बनवाया था कि मजदूर लोग उनके घर के सामने खड़े होकर केले खाएं और छिलके उनके घर के सामने फेंक दें। क्या इसलिए उन्होंने अपना घर बनवाया था कि दिन भर उनके घर के सामने जमावड़ा रहे और लोग सब्जी खरीदते रहे। एक दिन एकाएक उनके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला और प्रदेश के मुख्यमंत्री विंडो पर उस शकील के खिलाफ एक शिकायत लिखी और तमाम ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री से याचना की कि उनके घर के सामने से शकील का ठेला फौरन हटवाया जाए। इससे कॉलोनी में एक अजीब तरह का प्रदूषण फैल रहा है और सोसाइटी में का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। शिकायत में यह भी लिखा, यदि शकील ठेले को नहीं हटाया गया तो कल पूरे शहर का, परसों पूरे प्रदेश का और एक दिन पूरे देश का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। आखिर इस देश की इकोसिस्टम ठीक करने के लिए करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की नई सरकार को चुना है। और कमाल देखिए विनीत पटनी की शिकायत का, फौरन कार्यवाही हुई और जो पुलिस के 4 सिपाही कुछ दिन पहले ठेले वाले को अपनी रोटी कमाने की दलील देकर चले गए थे, वे नए जोश के साथ शकील के ठेले को हटाने के लिए आ गए। देखते देखते पुलिस ने अपनी लाठियों से शकील के ठेले को तोड़ दिया और ठेले पर रखी फल और सब्जियों को गिराने लगे तो शकील ने हाथ जोड़कर कहा, साहब इन्हें मत गिराइए, ये मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी है तो क्या यहाँ चाहे वहां खड़ा होकर बेचेगा, एक ने घुड़की दी। मैं तो सड़क के किनारे ही खड़ा हूँ। शकील की आवाज में एक आतरता थी। सड़क के किनारे खड़ा है तो क्या सड़क तेरे बाप की है, कहकर पुलिस वाले ने उसके ठेले पर रखी सब्जियां और फलों को सड़क पर बिखेर दिया। साहब इसे मत बिखेरिए, एकदम ताजी हैं, आप चाहें तो सब्जियों में से कुछ अपने घर ले जाएं, कहते हुए शकील ने हाथ जोड़ दिए। एक बार उन सिपाहियों के मन में भी आया कि ठेले पर रखी सब्जियों को अपने घर ले जाएं। एकदम ताजी सब्जियां लग रही थी, लेकिन फिर भी अपने एसपी के ऑर्डर का ध्यान आया, जिसने कहा था आज हर हाल में यह ठेला हट जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आई शिकायत का जवाब देना है। इसलिए वे चारों पुलिस के सिपाही लाचार थे। पुलिस ने देखते ही देखते शकील के ठेले की सारी सब्जियों को सड़क पर बिखेर दिया। शकील के ठेले को उन्होंने अपनी लाठियों से तोड़ दिया। ठेले को तोड़ते वक्त पुलिस के चारों सिपाही एक उत्तेजना से भर गए। किसी की रोजी रोटी छीन लेने का सुख वे महसूस कर रहे थे। उनमें जितनी ताकत थी उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर उन सिपाहियों ने शकील के ठेले का कचूमर निकाल दिया। उनकी सब्जियों और ठेलों को अपने बूटों तले रोन दिया। उनकी देह और उनकी बोली किसी बड़ी लड़ाई की बोली लग रही थी, जिसकी आज वे शुरुआत कर रहे थे। वे चारों पुलिस वालों ने शकील को सलाह दी कि वह जगह छोड़ दे और हो सके तो देश छोड़कर कहीं चला जाए। शाम तक ये खबर पूरी सोसाइटी में फैल गई कि विनीत पटनी की पहलकदमी में शकील के सब्जी के ठेले को हटा दिया गया है। सबने ये खबर सुनी और सुकून महसूस हुआ और सबसे ज्यादा सुकून विनीत पटनी को हुआ कि उनकी बात अभी भी सुनी जाती है। अगले दिन विनीत पटनी सुबह बाग में जल्दी पहुंच गए और कमल कुमार का इंतजार करने लगे। बाग में 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब कमल कुमार नहीं आए तो वह एक बेंच पर बैठ गए और अनुलोम विलोम करने लगे, लेकिन नजरें उनकी बाग के गेट पर ही लगी थी। कुछ देर में जब कमल कुमार बाग के अंदर आए तो लगभग दौड़ते हुए उनके पास गए। उस समय वे बेहद खुश लग रहे थे और सुबह सुबह उनके चेहरे पर एक नई ताजगी थी। उन्होंने कमल कुमार को गुड मॉर्निंग कहा और कमल कुमार ने उनकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलने लगे। विनीत पटनी उनके साथ साथ चलने लगे।
बड़े फ़ख्र से कल के वाक़ये का बयान करते हुए उन्होंने कमल कुमार को बताया कि कल शकील के ठेले को हटा दिया गया है और अब कोई मज़दूर मेरे घर के सामने केले के छिलके नहीं फेंक सकेगा। कमल कुमार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और चुपचाप तेज-तेज कदमों से चलते हुए उनके आगे चले गए। उनकी इच्छा हो रही थी कि वे आस-पास के शकील, रामदास जैसे ठेले वालों को यहाँ बुला लाए और इनके घर के सामने उन्हें खड़ा कर दे। उनकी ये भी इच्छा हो रही थी कि उनके घर के पड़ोस में बन रही बिल्डिंगों में जितने मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको भी बुला ले और वे उन सभी के ठेलों से केले लेकर खाएँ और इन केलों के छिलके इनके बंगले के लॉन पर, इनके बेडरूम में, इनके ड्राइंग रूम में हर जगह फैला दें। शुक्रिया। समझ मेरा ऑन हो गया ना माइक? हाँ। जी, जी। जी। बहुत अच्छी कहानी हरीश जी कॉमरेड, और सबसे बड़ी बात ये कि छोटी कहानी छोटी रहे, शॉर्ट स्टोरी रहे, ये इतने अच्छे से आपने समझाया कि बड़ी बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है। बड़ी बात बहुत आसानी से बहुत कम लफ्ज़ों में कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये कहानी लिखने के लिए। दूसरी बात जो ये कहानी ना कह करके कहती है वो मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि साधारण शिकायत पे, कंप्लेंट्स पे रिएक्शन नहीं होता, पुलिस वालों का भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही नाम शकील जाता है वैसे ही रिएक्शन अपने आप में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, और सिवाय उस ठेले वाले को हटाने के बजाय कि भाई यहाँ तुम मत नहीं लगाओगे, जाओ यहाँ से, वो तोड़ फोड़ भी होती है, उसका नुकसान भी किया जाता है। ये हम लोग किस जगह पे आ गए हैं जहाँ हम लोग चीज़ों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब आदिवासी, इन सब फिरकों में बांटने लगे हैं। ये कहानी ना कहिए कह करके बहुत खूबसूरती से इस बात को उजागर करती है कि इस ज़रा तो हम लोग रुक करके सोचे कि एरा ऑफ लॉजिक, रीज़न कहाँ चला गया है, जहाँ हम इंसान को इंसान की तरह नापने पर हमें इनकरेज किया जाता था। आज हम इंसान को उसके मज़हब से, उसके क्लास से नापते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग मिडिल क्लास, हम लोअर क्लास को दबा करके ही एक खुशी महसूस करते हैं, अपने आप को उत्साहित और जीत का एहसास होता है हमें। ये इतनी बड़ी बात है, और इसीलिए जो बात कैपिटलिज्म बार बार कहता है कि हम तो मिडिल क्लास को बढ़ा रहे हैं, कैपिटलिस्ट तो कुछ एक है, वो मिडिल क्लास इतना खतरनाक होकर के सामने आ रहा है आज इस कहानी में बहुत साफ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया हरीश जी। सही बिल्कुल। नूर ज़हीर जी, आपका शुक्रिया। मैं सुधीर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपनी बात इस पे कहें। जी मधु।
शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मधु जी। हमारे पास मैसेज भी आया है गीता दलाल जी का। वो लिखती हैं, रियल लाइफ स्टोरी, टचिंग एंड मेन कैरेक्टर डिनोट्स द बीइंग व्हिच आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी एंड देयर इमोशंस। और ये कह रही हैं कि आपसी रिलेशनशिप और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो है कहानी में बताया है। और जो आजकल इन अ डे टू डे लाइफ वी विटनेस ऑल दीज़। और साथ में ये शुक्रिया भी कर रही हैं कि बहुत साधारण शब्दों में आपने इतनी बड़ी बात जो है हम सबके बीच में रखी। तो इसके लिए शुक्रिया कर रही हैं आपका। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ।